अस्सलामुअलैकुम। हम लोग ये बात करने वाले हैं कि वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है इस टॉपिक के अंदर, और एक हम लोग जो है हैमिल्टोनियन जो है निकालेंगे वेरिएशन, मतलब हीलियम एटम का जो हैमिल्टोनियन निकालेंगे वेरिएशन मेथड से। अच्छा, वेरिएशन प्रिंसिपल क्या है? वेरिएशन प्रिंसिपल जो है एक तरह से एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी जो भी सिस्टम है उसका वेव फंक्शन। सही है। और इसका मतलब होता ये है कि एक तरह से जो है ना, ये हमारे पास कोई सिलेक्ट करते हैं कि सबसे पहले जो इसका पॉइंट होता है वो एक होता है सिलेक्ट करना। ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टिकुलर वेव फंक्शन, पहली बात ये हो गई। ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद उसके पैरामीटर्स को डालते हैं जिसको हम लोग वेरिएशन पैरामीटर्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग जो है ना इसका हैमिल्टोनियन निकालते हैं। सही, जब हैमिल्टोनियन मालूम हो जाता है और उसकी जो है ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। और अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है ना, इसका ये प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये कहता ये है कि मतलब सक्स हम लोग पहले ये बता दूं कि सक्सेस से बार बार चेक करते हैं, उसके बाद कोई सी ऑब्जर्वेशन मतलब पैरामीटर में चेंजिंग करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं। ये कहता ये है कि भाई ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है ना, जिसको हम लोग ई नॉट कहते हैं, या हमने ई एन ली हुई है, ई एन नॉट, ये होती है। और ये हमेशा छोटी होगी किससे? एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है ना हैमिल्टोनियन की, उससे। तो ये इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी एन नॉट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेस देन या उसके इक्वल होगी इसकी हैमिल्टोनियन के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के इक्वल। सही है। ये कहता है। इसके अंदर चार आइडिया होते हैं। पहला गैस करना होता है किसी भी फंक्शन को, उसके बाद मैं बता चूंगा पैरामीटर चेंज करना होता है, फिर अप्रोक्सीमेशन लगानी होती है, तो उसके बाद जौन सी सबसे अच्छी वैल्यू आती है वो लेते हैं। सही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएशन प्रिंसिपल को सबसे पहले उसका प्रूफ देख लेंगे कि ये होता भी है, इसकी तरह नहीं होता। सही है। ये इसका मेन प्रूफ है। तो इसको देखने के लिए हम लोग एक प्रिंसिपल मतलब वेरिएशन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ले लेंगे, जिसको हम लोग ने ई नॉट ले लिया, या फिर ई एन ले लेते हैं। एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी ले लेते हैं। ओके। और ये किसके इक्वल है, वही बताता है कि वो लेस देन इक्वल टू हमेशा हैमिल्टोनियन के इक्वल होगी, एक्सपेक्टेड हैमिल्टोनियन वैल्यू के। सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ने कंसिडर कर लिया एक फंक्शन, कोई भी एक वेव फंक्शन कंसीडर कर लिया जिसको हम लोग ने नाम दे दिया फंक्शन का। सही है। ये हमने एक वेव फंक्शन कंसीडर कर लिया, तो उसके करस्पॉन्डेंस उसकी एनर्जी भी होगी, है ना। कि टाइम इंडिपेंडेंट शेड्यूल इक्वेशन से आए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है इसमें क्या बोल रहा है कि जो ग्राउंड स्टेट की पहली एनर्जी होगी वो सबसे बड़ी होगी, उसके बाद जो उससे कम एन वन वाली एनर्जी होगी वो उससे कम होगी, एन टू वाली एनर्जी उससे कम होगी। इस तरीके से आएगा ये। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो ऑर्थोगोनैलिटी होगी, जिसके हम लोग कह सकते हैं, अगर इसका मैं इनर प्रोडक्ट लूँ किसी भी दूसरे मतलब उसके साथ, ऐसे मैं इसका इनर प्रोडक्ट ले लेता हूँ एम के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि एम नॉट, और ये इसका इनर प्रोडक्ट है। या तो ये क्लोनिकल डेल्टा हो गया, है ना। क्लोनिकल डेल्टा ये दो तरह का हो सकता है, एम और एन। पहला क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये पहला ही हो सकता है कि वन के इक्वल होगा कब एम इक्वल टू एन हो जाए, और ये जीरो होगा एम इज नॉट इक्वल टू एन पे। ठीक है ना। ये ऑल्सो की कंडीशन है। अब अगर मैं बात करूँ, तो जो हमारे पास जो वेव फंक्शन है ये वाला, सही है, एन वन वे फर्स्ट वेव फंक्शन, ये हमने पहले भी देखा था। इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, किसी भी सीरीज का सम। ये कांस्टेंट हो गया है हमारे साथ ए आई, जिसको भी ए आई ले सकते हो, मर्जी है जो भी है, ए आई ले लेते हैं। वैसे ये ए एन, उसके बाद, सही है, ये आ गया हमारे पास इसका वेव फंक्शन। ये किससे निकाला है हमने, लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है इसका। ओके, वेव फंक्शन। अब हमें पता है कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, अगर डेंसिटी निकालूं उस वेव फंक्शन की, मतलब कि इस अगर मैं इसका, वो किसके बराबर होगा, वन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमेशा वन के बराबर होती है। ये इसकी नॉर्मलाइज कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे,
जब हम लोग एक्स को एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं तो हम लोग जो है इसकी नॉर्मलाइज कंडीशन ले लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, प्लस और ये एन प्लस। तो अगर मैं ये वाली चीज़ इस्तेमाल करूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, उसके बाद सम ऑफ एन ए एन, सॉरी हो जाएगा एन नॉट, उसके बाद हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेड हैमिल्टोनियन और सम ऑफ एम, या सॉरी यहाँ पे एम आएगा और यहाँ पे एन आएगा, ए एन नॉट और ए एन और सम ऑफ एन नॉट, ये वाली चीज़ आ जाएगी। इसको इधर आगे भी लिख सकते हैं, वो मैंने ऐसे लिख दिया। अब हमें पता है कि अगर मैं इन दोनों का सम को बाहर निकालूंगी, सम तो सम है, एक एम का सम हो जाएगा, एक एन का सम हो जाएगा, सही है, और एक एम का फिर बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आते वक्त उसकी साइन से आगे पीछे होती है, मतलब साइन चेंज होती है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निशान लफ्जों में निकलता है जब वो उसके इसके बाहर आता है ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा और ये ए एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इसकी जो है ना ऐसा हैमिल्टोनियन जो है उसको हम लोग लिख देंगे, जो अंतर बचा हुआ है। तो हमें पता है कि जो हैमिल्टोनियन है तो वो क्या करता है, इसको इसको जो है वो ई एम नॉट कह देंगे, है ना, क्योंकि ये चेंज होता है तो ये हो जाता है, हम लोग ने पीछे पढ़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, एम और एन, ए एम और ए एन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ई एम नॉट और एम नॉट और एम नॉट। अब इसकी हमने कंडीशन क्या लगाई थी, हमने ऊपर लिखी है कंडीशन इसकी, ये वाली, या तो ये 1 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 हो गया मतलब कि n इक्वल टू है तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। हम लोग ये नहीं चाहते, हम ये कहेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। कह सकते हैं m जो है जब इक्वल टू n होगा, जब m n के इक्वल होगा तो m और n और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m या फिर n लिख सकते हो या फिर n लिख सकते हो। तो फिर मैंने इसका होल स्क्वायर ले लिया, सही है, और ये क्या हो जाएगा ई एन नॉट, सही है। ये हमारे पास आ गया इसकी कंडीशन, कब के कंडीशन है, जब n इक्वल टू m है, सही है। अब अगर मैं इसकी लोएस्ट वैल्यू निकालूँ नॉट वाली, एन नॉट एक्सपेक्टेशन निकालूँ, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी किसी भी एक कांस्टेंट, मतलब सॉरी ई एन वन आ जाएगी ना, ये एन कोई सी भी हो सकती है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसके साथ ये वाली ए एन नॉट के साथ ए एन स्क्वायर, और साथ में इससे बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ ई एन होगी ना, ई एन नॉट की जगह पे ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे डाल दी, इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ सम होगा एन से बड़ी, 0 से बड़ी, तो क्या हो जाएगा वो सिमिलरली सी मतलब सॉरी ए एन का होल स्क्वायर होगा, और साथ में ई एन की पावर 1 2 3 एल तक जो भी हो सकती है वो होगी, है ना। ये यहाँ पर दूसरी कंडीशन बन गई। अब हमें करना ये है कि हमें सी नॉट की वैल्यू या फिर ए एन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें डाल सके वो कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो जब लेते हैं तो हमारे पास कितनी किसकी इक्वल होती है, वो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास 1 की इक्वल होती है, सही है। तो जब दो वेव फंक्शन आए हुए हैं तो टोटल इनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होगी, वो भी जो है 1 की इक्वल होगी, सही है। और सम ऑफ एन, ये वाला लिख रहा हूँ, ये भी होगी। तो अगर मैं ए नॉट की वैल्यू निकालूं तो किसकी हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे, और ये वाली वैल्यू अगर मैं इधर पुट कर दूं तो क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये हो जाएगी, सही है। और इसकी जगह पे आ गया 1 माइनस सम ऑफ
और ई नॉट प्लस का सम ऑफ ग्रेटर देन 0 और ई एन। ये यहाँ पर आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट प्लस सम ऑफ ग्रेटर देन 0 और दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का ई एन माइनस का ई नॉट, इसमें से ये चीज़ कॉमन ले लिया। सही है। लेकिन हमने आर्ग्यूमेंट क्या सेट किया था, हमने कहा था कि भाई जो ई एन माइनस में से ई नॉट की वैल्यू होगी कि ई एन जो है वो 0 से बड़ी होगी, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू जब ये पॉजिटिव है ई एन, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। सही है ना। तो मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट कुछ वो आएगी, लेकिन 0 नहीं हो सकती है। सही है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। जब ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो अगर ई नॉट में कोई भी वैल्यू प्लस कर दो तो वो ई नॉट से बड़ी हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये टोटल जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर्ग्यूमेंट पेश हो जाएगा कि भाई जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, मतलब टोटल वैल्यू जो है वो बड़ी होगी किससे, ई नॉट से। और ये किसके इक्वल है, ये बड़ी हो सकती है, इक्वल टू भी हो सकती है अगर सेम फंक्शन है। सही है। ई एन नॉट के तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कि ई एन नॉट जो है वो ये होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू से हैमिल्टोनियन की। ये हमने प्रूव कर दिया इसको, ये स्पेसिफिक प्रूफ है इसका। सही है। अब हम लोग मेथोलॉजी, हम लोग को पता है कि भाई ये इसकी कैसे मेथड होते हैं, मैं बता चुका हूँ उसका। वही मेथड है कि भाई पहले हम लोग इसके अंदर कंसीडर वेव फंक्शन करते हैं, उसका पहले हम लोग अपर बाउंड चेक या लोअर बाउंड देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अंदर ग्राउंड फंक्शन निकालते हैं, उसको नॉर्मलाइज चेक करते हैं। नॉर्मलाइजेशन जब हो जाती है तो हम लोग उसके अंदर फंक्शन ऑफ उसका डिटरमिनेंट लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट से, उसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट, जो भी पैरामीटर होता है तो उसकी वजह से 0 आता है। सही है। मिनिमाइज कंडीशन आती है और मिनिमाइज कंडीशन से हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग के पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने हीलियम आइटम कंसिडर किया है। सही है। इसके अंदर जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाती है। जब हमने हीलियम आइटम कंसिडर किया है तो हमारे पास इसको जो है ना, जेड की वैल्यू 2 होती है। हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, जो है ना न्यूक्लियस लाई करके ऑरिजिन पे, और अगर ऑरिजिन पे न्यूक्लियस लाई कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं ये इसका न्यूक्लियस है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये हो गई, और ये इसके दरमियान रोटेट, ये इसके दरमियान इस तरीके से रोटेट करना। सही है भाई। तो ये क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच में दरमियान की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो गई R2 माइनस R1। ये हो गया R2, ये हो गया R1, ये R1 का वेक्टर और ये R2 का वेक्टर है ना भाई। ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हम लोग को पता है कि हम लोग को टोटल हैमिल्टोनियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, हैमिल्टोनियन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की टर्म होती है। अगर इसके हम लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो एच जो होता है माइनस एच का डिवाइड बाई 2m हो जाएगा, और डेल्टा 1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की टर्म क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज माइनस होता है तो मतलब प्लस फॉर्मूले का इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है। उसके बाद इसकी वैल्यू डलेगी कैसी, पहले पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या हो जाएगा, इधर जेड भी लगाते हैं, जेड की वैल्यू अगर लेना चाहे तो 2 ले सकते हैं ऐसे। ठीक है ना। यहाँ पे वरना मैं जेड लिख देता हूँ, जेड डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, सॉरी R1 सादा होगा, प्लस जेड डिवाइड बाई R2, ये हमारे पास वो आ गई, और माइनस का 1/R1 और R1/2, ये क्या है, इसकी रिपल्स, दोनों के बीच वाली फोर्स। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की टर्म हो गई, या फिर इलेक्ट्रोसिटी, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो गई। सही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये इंटरेक्शन है, मतलब ये वाली की इंटरेक्शन अगर हम लोग हटा दें, ये वाली टर्म अगर हटा दें हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है वो वैलिड एग्जैक्टली जो है वो हैमिल्टोनियन हो जाएगी। मतलब लास्ट टर्म लोग निगलेक्ट करने के बाद तो टोटल हैमिल्टोनियन क्या हो सकता है हमारे पास, टोटल जो होगा
वो हैमिल्टोनियन जो है वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन का हैमिल्टोनियन प्लस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का हैमिल्टोनियन, मतलब हैमिल्टोनियन क्या होगा पहले इलेक्ट्रॉन का, वो हो जाएगा माइनस एच का डिवाइड बाई 2m और डेल्टा वन का स्क्वायर प्लस का, अगर प्लस माइनस माइनस दिख रहा है तो माइनस की तरफ आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2/r1। ये क्या हो जाएगा पहले वाले का, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा माइनस का एच का डिवाइड बाई 2m अंडर रूट 2 ई की पावर माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2/r2। ये हो गया है ना टोटल हैमिल्टोनियन। तो हम लोग कह सकते हैं जब ये टोटल हैमिल्टोनियन सेपरेट हो सकते हैं तो मतलब टोटल हैमिल्टोनियन जब सेपरेट हो सकते हैं तो हमारा टोटल फंक्शन बनेगा हैमिल्टोनियन का, वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा एच का इलेक्ट्रॉन का 1 और 2, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं ना हम लोग। जैसे कि अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2 माइनस का ई की पावर माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और टू 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 द 4 हो जाएगा ये कंबाइन सिंगल लिख लेना हम लोग 2/r1 and r2। ये हो गया। ये सेपरेबल हो सकते हैं तो हम लोग दो वेव फंक्शन ले लेंगे, एक r1 और एक ये हमने दूसरा फंक्शन ले लिया r2। तो अगर हम लोग ये क्या हो इसको हम लोग वैसे कहते हैं बोरॉन ओपेनहाइमर कंजंक्शन, सही है ना, ओपेनहाइमर कंजंक्शन कहते हैं। तो हम लोग इसका ये ले लेंगे, तो अगर हम इसकी हैमिल्टोनियन की बात करें पहले वाले की, मतलब टोटल हैमिल्टोनियन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा वेव फंक्शन ऑफ r1 and r2 एनर्जी फंक्शन ऑफ r1 and r2, सही है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा r1 के साथ हो जाएगा, इसके लिए एनर्जी क्या होगी फर्स्ट एनर्जी वाली होगी, और H2 के लिए R2 की एनर्जी आएगी, है ना। हम लोग कह सकते हैं भाई जब इस तरह की होगी तो उसकी जो लोएस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी वेव फंक्शन के लिए लोएस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी R1 की बात करें तो ये हो जाएगा R1, और R2 की बात करें तो R2 हो जाएगा। और ये जो है वो हाइड्रोजन के वेव फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं जो कि इसके बराबर होता है वेव फंक्शन लोएस्ट जिसको हम लोग 1 0 0 कहते हैं, वो किसके बराबर होता है, वो होता है वैसे टेक्निकली यहाँ पे 1 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ये होता है A/2 इज टू A0, है ना। तो उसके में 4 हो जाता है, बाहर हो जाता है, इस चक्कर में जो है ना हम लोग कर रहे हैं, वरना हम लोग ऐसे इसका इक्वेशन जो होती है वो इस तरीके से होती है ये 1/√पाई और A0 का क्यूब, अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग को क्या है, अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2/A0 का क्यूब, सही है। इधर A0 ए होता है और ए जो होता है वो A0/2 के इक्वल होता है, सही है। अच्छा भाई अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर हम लोग आएगा एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर माइनस का 2r/A0, है ना। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है वेव फंक्शन की, मतलब हमने ये वेव फंक्शन कंसीडर किया है जीरो वेव फंक्शन, या फिर की जो एनर्जी क्या हो जाएगी, हम लोग को पता है कि एनर्जी E1 जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है एच कट होती है डिवाइड बाई 2m, एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है m डिवाइडेड बाय 2h कट, मतलब Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/n, जिसके अंदर जब हम लोग फर्स्ट एनर्जी के निकालें तो ये 1/n वाली वाली वैल्यू टर्म गायब हो जाएगी। बस यहाँ पे जो है ना 2 लगाते हैं, 2 की वैल्यू जब बाहर आती है तो क्या हो जाता है उसको हल करके 4 हो जाता है।
बाकी जो क्या हो जाएगी वो इस सब को अगर मैं बाकी ये बंद कर दूँ तो ये ई नॉट के बराबर हो जाएगी बाहर आने के बाद। तो कह सकता हूँ मैं कि जो आइगन एनर्जी वैल्यू होगी किसी भी वन टर्म की वो किसकी इक्वल होगी, ई टू के, जो कि 4 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो दोनों की एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी मेरे पास आ जाएगी ई टोटल एनर्जी जो है वो ई वन प्लस ई टू हो जाएगी, जो कि 8 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगी। जो कि अगर मैं ई नॉट की वैल्यू होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 108 पॉइंट ये कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हम लोग ने फाइंड करी थी मतलब वो है 78.98, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो मतलब ये बहुत दूर है वैल्यू इसके अंदर से। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन वाली टर्म है वो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, सही है। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके अंदर बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन वाली टर्म भी लेके आएंगे। तो हम लोग वापस से सेपरेट मतलब एनर्जी आइगन फंक्शन देंगे, इसके अंदर R1 और R2 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होंगे, R1 के, और ये R2 के, है ना भाई। अब ये दोनों है तो हम लोग ने इसका जो वेव फंक्शन हमने निकाल पहले से लिया था 4 2 पाई a क्यूब, ये नॉट का क्यूब डिवाइड मतलब एक्सपोनेंशियल और ये हो जाएगा माइनस का 2r, है ना, 2r डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था। अब इसके लिए R1 हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए R2 हो जाएगा, सही है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो टोटल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन जो है इसको बार बार नहीं लिख रहा है, इसको मैं R1 2 लिख रहा हूँ, सही है, R1 और 2। तो इसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका टोटल वेव फंक्शन दोनों का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, 16, और ये स्क्वायर से वो कट जाएगा, सारा सारा कट जाएगा तो ये ए नॉट क्यूब हो जाएगा, 2 8 वही 8 16 हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, अच्छा बेसिस जो होती है एक्सपोनेंशियल की वो पावर में ऐड होती है, सही है, बेसिस टाइम पावर ऐड। मल्टीप्लाई का मतलब यही है ना, ई की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर -3, तो कितना हो जाएगा, पावर ऐड होती है तो यहाँ पे क्या होगा, पावर ऐड होगा। तो एक्सपोनेंशियल की पावर कितनी हो जाएगी, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, मतलब कि माइनस का 2r1 माइनस का 2r2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये इसको हम लोग ये आ जाएगी, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस का 2r1 प्लस r2, सही है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब हम लोग को पता है कि भाई इसका जो वेव फंक्शन होगा, हम लोग ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई ट्रायल वेव फंक्शन क्या होगा। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी की टर्म ले रहे हैं, इसके अंदर हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल हैमिल्टोनियन वो हो जाएगा H1 या इलेक्ट्रॉन 1 प्लस H इलेक्ट्रॉन 2 प्लस का इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की फोर्स। हमको पता है H1 और H2 जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस VEE, ये नहीं पता हमको, सही है, ये हम लोग को निकालनी है। तो VEE इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की टर्म ले लेंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन टर्म जो होगी वो किसी भी फंक्शन की, जो हमने टारगेट फंक्शन लिया है उसको अगर मैं ये लिख लूँ और फिर उसकी जो टर्म थी वो ले लूँ, 1 अपॉन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कहाँ गई ये टर्म है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R2 माइनस R1 मोड लगा हुआ है, R2 कैप माइनस R1 का कैप, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिमिलरली दूसरी वाली भी फंक्शन लिख देंगे एक्सेट्रा, सही है। इसको पूरा लिख के मैं आगे ऐसे लिख रहा हूँ,
R2 और ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो वेव फंक्शन लिखा है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई क्या स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन के बाद ये जो है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, अगर मैं इसको कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये आगे पीछे कर लेने एक दफ़ा तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका, अगर नॉर्मलाइज हो जाएगा आसान रूप में तो मैं कह सकता हूँ कि 1/R2 का कैप माइनस R1 का कैप और फंक्शन ऑफ R1 R2 का सॉरी स्क्वायर डॉट R1 का R1 R1 का क्यूब हो जाएगा और ये R2 का स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा, हाँ। R1 क्यूब होना चाहिए प्लस R2 का क्यूब होना चाहिए, सही है। ये हमारे पास VEE चल रहा है अभी। अब हमें पता है कि भाई VEE निकालने के लिए हम लोग को उसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन होती है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कन्वर्ट करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कन्वर्ट करते हैं। हम लोग को पता है कि जो R12 का फंक्शन है वो हमने क्या लिया है, बनाया था 4, कितना बना था ये, जो हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन ए नॉट का क्यूब, 8 पाई ए नॉट का क्यूब एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल की टर्म क्या थी मेरे पास, -2 R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय एफ ए नॉट, सही है। ये वापस हो गई। अगर मैं लेट कर दूँ इसको, इतना बड़ा तो डाल नहीं सकता दोनों पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लेट कर रहा हूँ। लेट क्या कर रहा हूँ, इसका जो वेव फंक्शन है उसको लेट क्या कर रहा हूँ मैं, कि इसके अंदर सबसे पहले तो ये हो जाएगा इट इज 64 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर ए क्यूब पावर 6, है ना। ये चीज़ आ जाएगी इसकी जगह पे, और एक्सपोनेंशियल जो होगा उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, है ना। और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो होगी वो एक्सपोनेंशियल के चक्कर में बाहर आ जाएगी, S2 to the 4 हो जाएगा, सही है। अच्छा भाई, अब क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी इस पर भी ऐसे टेक्निकली स्क्वायर लेना चाहिए, ये 2 to the 4, हाँ 4 होनी चाहिए वैसे वैल्यू, सर ने आएगा इसको के लिए। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला था इसको, कि इसकी जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट और ये वाली, इसको मैं लेट करने वाला था। मैंने क्या किया, R1 की कैप को लेट किया 2R1 डिवाइडेड बाय 2R1 एप्सिलॉन नॉट के। सिमिलरली R2 की कैप को मैंने किससे इक्वल किया, 2R2, इसको अगर मैं डेरिवेट करूँ किसके लिहाज से, तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाई ए नॉट, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिमिलरली जो है दूसरे वाले का भी आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद हम लोग जो है इसका क्यूब भी अगर मैं इसको डाल लिया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट टू, उसका होल क्यूब करते हैं, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, तो सिमिलरली इसका भी आंसर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और ये इसका जो R2 होगा वो भी इस तरीके से आ जाएगा।
वहाँ दोनों आ गए, सही ना। तो उसकी वैल्यू अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले वी ई या फिर वी ई हो जाएगा, और उसके बाद जो है R1 इसकी जगह पे पुट करता हूँ, एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो वेव इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर ए नॉट का 6, और एक्सपोनेंशियल की जगह पे क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, और जब ये माइनस का है, माइनस का 2 है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा -2 R1 का कैप डिवाइडेड बाय -2 R1 का कैप डिवाइडेड बाय ए नॉट -2 R2 कैप डिवाइडेड बाय ए, सॉरी कैप नहीं होता यहाँ पे, वो होगा कैप हमने निकाला है। तो जब ये इसके इक्वल होगा तो हमने निकाल लिया था, तो हमने वैल्यू पुट करी है इसकी, ये वाली जो वैल्यू है ये निकालने के बाद हमने इसकी वैल्यू पुट करी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आर नॉट ए नॉट का कैप 2 R। अगर मैं इस पूरे को देखूँ तो किसके इक्वल आ रहा है, R1 कैप के इक्वल आ रहा है, माइनस का, जो हो जाएगा माइनस का R1 कैप, और ये कितना हो जाएगा माइनस का R2 कैप। ये आ रहा है माइनस का R1 कैप और माइनस का R2 कैप के इक्वल आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर एक्सपोनेंशियल माइनस का R1 कैप और माइनस का R2 कैप ले लेंगे, ये हो जाएगा R1 कैप, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का R1 कैप। अब यहाँ पे 4 आएगा, सर में 4 नहीं लिखा है, बस ये स्क्वायर भी आएगा तो स्क्वायर अंदर चले आएगा, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा एक्सपोनेंशियल पे, माइनस का R1 कैप और माइनस का R2 कैप, माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल -2 R1 कैप प्लस का R2 कैप। ये वापस डेरिवेशन बन गई सारी की सारी, और जो बाकी वैल्यू थी अगर मैं इसकी आगे वाली इंटीग्रेशन की बात करें कि ना ये चीज़ है, उसकी वैल्यू डालते हैं। मैं वापस से निकाल रहा हूँ उसको, वी में डालूंगा, वी में क्या आ जाएगा मेरे पास वी में आ रहा है ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। उसके बाद ये जो सारे का सारा कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग ने 8 पाई वाला जो है 64 पाई डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, एक ये चीज़ मैंने बाहर निकाल दी। अब इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेट पे जो है ना यहाँ पे 1 की जगह पे ऊपर जो है वो ई की पावर, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंशियल था वो ये आ जाएगा ई की पावर -2 R1 कैप प्लस का R2 कैप डिवाइडेड में R1 कैप प्लस का R2, सॉरी R2 माइनस R1 होगा ना, R2 कैप माइनस R1 कैप, सही है। और साथ में जो इसका जो निकाला है हमने डेरिवेटिव, सही है, वो किसके इक्वल आ जाएगा डेरिवेटिव हमारे पास R1 कैप जो आ रहा है वो आ रहा है A03 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर होगी ना, 2 की पावर 3 होती है 8, तो 58 आ जाएगा, तो 8 8 तो 64 हो जाएगा, 64 और ए की पावर 6, ये मैं बाहर भेज दूंगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 कैप, और ये हो जाएगा R2 कैप। इसको डेरिवेट कर सकते हैं वॉल्यूम के लिहाज से, है ना। ये भी इंटीग्रल वॉल्यूम का ही है, ये मैं इसे जैसे लिख रहा हूँ बार बार भी,
अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 64 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, 3 2 6, ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही है ना, सही है, 3 1 सही 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, ए नॉट 6 डिवाइडेड बाई 64, ये और ये इससे कट जाएगा, तो मेरे पास आगे का जो वैल्यू बनेगा वॉल्यूम इंटीग्रल ई की पावर माइनस 2r1 प्लस का r2 डिवाइडेड में r2 कैप माइनस का r1 कैप डॉट डी आर क्यूब और डी आर क्यूब। तो सही है भाई। हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है मतलब इन सबको हम लोग को पता है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई का स्क्वायर ई की पावर और ये जो होगा मतलब हम लोग को पता है जो एनर्जी थी, वो टोटल एनर्जी थी कितनी, 4 एप्सिलॉन नॉट थी, तो माइनस का 4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर की एनर्जी आ गई। और हमने इसकी वैल्यू जो है पुट कर दी ई की पावर -2 r सो एंड सो डिवाइड बाय सो एंड सो, सही है, डॉट सो एंड सो। ये मैं वापस नहीं लिख रहा, ये यहाँ पे आएगा। अब हमें पता है कि किसी भी चीज़ की अगर मैं लॉ ऑफ ये वाली चीज़ बनाऊँ वेक्टर ई, अगर मैं इसका जो एक्सेस लूँ और इसके जो 2 पॉइंट है उसको मैं ऐसे ले लूँ, तो एक वेक्टर की वजह से जो पॉइंट होगा उसका प्रोजेक्शन ये फाई और ये थीटा, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कोसाइन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो क्या आ जाएगी, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, सही है, माइनस का 2r1 r2 cos थीटा। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 4 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर। इसको मैं कुछ ना कुछ नाम दे देता हूँ, अल्फा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, अल्फा का नाम दे दिया मैंने। और इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस का 2, इसको मैं बी का नाम दे रहा हूँ अभी ऐसे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर वन का स्क्वायर प्लस बी आर टू का स्क्वायर माइनस का 2r1 r2 cos थीटा। और उसके बाद सही है, ये मेरे पास आ गया। अब हमें पता है कि भाई इसका वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल जो होता है वो निकालना, मतलब 3 टाइम इसका इंटीग्रेशन करनी है। तो वो मैं इसकी जो है ना, ये जो वैल्यू है I1 और I2 वाली अलग अलग है ना, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इसके अंदर जो मेरे पास आई वाली वैल्यू है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा गायब हो गया, सही है। इसमें से अगर मैं वैल्यू अलग अलग तोड़ दूँ, ई की पावर माइनस का 2r1 डॉट ई की पावर माइनस का 2r2 डिवाइडेड बाय r1 और ये वाली चीज़, सही है। तो मैं इसको इस तरीके से अलग अलग लिख सकता हूँ ना कि भाई ई की पावर -2r1, सही है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस का 2r2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट r1 r2। और इसके बाद उसकी जो होगी r1 की इंटीग्रेशन पूरी आएगी, हो जाएगी r2 की इंटीग्रेशन, और ये क्या हो जाएगी r1 की इंटीग्रेशन। तो मैं इंटीग्रेशन का नाम आई का नाम देता हूँ, आई आर टू का। अब हम लोग आई आर टू को के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल होता है सीधा सीधा ये। वो किसके बराबर होता है, वो होता है 0 टू इन्फिनिटी फॉर आर की लिमिट, और 0 टू पाई जो है थीटा की लिमिट, और 0 टू 2 पाई जो है पाई की लिमिट, सही है। यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसकी लगाते हैं r2 1
R2 1 है ना, तो R2 1 है, तो R2 2 की वैल्यू जो है R2 1 को सॉल्व कर ले सकता है। सन ने जो R को 2 1 दिया हुआ है, तो हम R1 को सॉल्व करते हैं, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 2 R1 R2 cos थीटा, सही है। और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो बस क्या आ जाएगा, हमें तो पता है कि भाई जब फाई इसमें है नहीं, और मतलब इसको अगर मैं खोलूं तो क्या होता है, R3 जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि R1 का स्क्वायर साइन थीटा 1 और बस उसके बाद फाई का फिर डेरिवेटिव होता है R1 R थीटा 1 और फाई 1। हमें पता है यहाँ पे फाई है नहीं, तो फाई का जो इंटीग्रेशन होगी जिसको हम लोग 2 पाई कहेंगे, वो सीधी सीधी सॉल्व हो गई, मतलब कि ये वाला सॉल्व हो गया, ये आ गया बाहर। अब हम लोग थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे। हमें पता है कि भाई थीटा की इंटीग्रेशन करने से पहले जो थीटा की वैल्यू होगी, हम लोग थीटा की करते हैं, सीधे से थीटा लेके आ रहा हूँ मैं। तो थीटा की कर रहे हैं, बाकी हम लोग को पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ये वाला हमने सॉल्व नहीं किया। तो थीटा की इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा, इसको मैं अलग अलग कर दूँ थोड़ा सा। अब अलग अलग ऐसे करता हूँ, तो जो थीटा वाली वैल्यू है उसको थीटा में डाल देता हूँ। ये क्या है, आर के डिपेंड करती है, तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2R1, सही है। और आर नहीं है इसके साथ, उसको मैंने अलग कर दिया, डॉट डी आर डॉट आर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये वाली चीज़, और पार्शियल डेरिवेटिव हो R1, मल्टीप्लाई करेंगे 0 टू पाई, और उसके साथ क्या आ जाएगा ऊपर, साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव हो थीटा 1 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी R1 का स्क्वायर प्लस सो एंड सो, और कॉस थीटा 1, सही है। ये हमारे पास आ गया। हम लोग ने ये वाला सॉल्व करना है पहले, तो हमने क्या किया, इसको हम लोग ने आई आर डैश डैश, इसको हमने ए ले लिया, चलो। अब अगर इंटीग्रेशन ए ले लूँगा तो मैं इसकी लिमिट, सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। लेट करते हैं क्या, यू इक्वल टू, क्या हो गया ये तब, इसको ना हम लोग इतनी लंबी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, सीधी सीधी हम लोग जो है ना एक आसान सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जिसके अंदर हम लोग नीचे वाली जो ब्रैकेट है उसको यू के इक्वल लेते हैं, यू इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस का 2R1 R2 कॉस थीटा, ठीक है। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो माइनस का 2R1 R2, और उसकी डेरिवेटिव क्या साइन का हो जाएगा, साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2R1 R2 साइन थीटा, और डी थीटा हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा डी थीटा, तो डी यू डिवाइडेड बाय प्लस हो जाएगा 2R1 R2 इक्वल टू साइन थीटा 1 डी थीटा 1, सही है। ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा ऊपर वाले में, और नीचे वाली वैल्यू नीचे में पुट करूँगा। बस इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा हमारे पास, ए जो होगा वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद, अच्छा लिमिट में चेंज नहीं करना, लिमिट में वापस से, जब वापस से यू सब्स्टिट्यूशन बैक करूँगा उसमें, तो मैं लिमिट डाल दूँगा, ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो नीचे वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, नीचे वाली जो हमारे पास आ रही है वो आ जाएगी, नहीं ऊपर वाली की बात करते हैं, ऊपर वाला जो है हो जाएगा 1/2R1 R2, सही है। और मतलब ये तो बाहर ही आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है यू पे, 1/2R1 और R2,
इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 टू, वही लिमिट तो अभी लिखा नहीं, वो चेंज नहीं करिए, और डी यू, सही है। नीचे क्या होगा, डिवाइडेड बाय यू की पावर 1/2, तो मतलब क्या हो जाएगा, यू की पावर माइनस का 1/2 डॉट डी यू। तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग पता है क्या होती है, मतलब उस पावर पे एक डिवाइडेड बाय जो पावर है 1/2, तो ये हो जाएगी 2 इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 R1 R2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 1/R1 R2 है ना। अब हम लोग जो इसकी यू की लिमिट है हम लोग डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट में कमाओ यार, अंडर रूट में R1 का स्क्वायर प्लस का R2 का स्क्वायर माइनस का 2R1 R2, और लिमिट क्या है, कॉस थीटा, और थीटा की लिमिट क्या थी, ऊपर पाई थी 0। अगर मैं इसको खोल अब अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे को पता है कि इसकी जो 1/R1 और R2 है, कैसे किससे केस होगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास, इसकी अपर लिमिट हो जाएगी R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, कॉस कॉस की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री लगता हूँ, कॉस वो सॉरी कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 जो होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 180 डिग्री जो है -1 होगा, ये प्लस का R1 R2 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट साइन वाली लगेगी, और ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस का 2R1 R2। इसको हम लोग फॉर्मूले में पैक कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा R1 R2, और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको वो करूँ तो इसके दो आंसर आ जाएंगे, सही है। पहला आंसर क्या आ जाएगा कि भाई अगर तो आर जो है बड़ा है या आर छोटा है इसके हिसाब से होगा, अगर आर बड़ा है और दूसरा वाला आर छोटा है, दो वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि प्लस माइनस का निकल जाएगी, इसकी तो वैल्यू सबके साथ प्लस है तो प्लस ही होगी, लेकिन इसकी वैल्यू जो है प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो अगर ये R1/R1 दो चीज़ों के लिए बनेगा, ये कम ऑन यार चल जा, पहले क्या बन जाएगा, फॉर R1 बड़ा है R2 से, तो क्या हो जाएगा 1/R1 R2, तो R1 प्लस का R2, ये तो करेगा, उसके बाद माइनस का R1 प्लस का R2, तो ये हो जाएगा 2R2 डिवाइड बाय R1 R2, ये हो जाएगा 2R1। और अगर सिमिलरली वाली चीज़ छोटी है, R1 जो है छोटा है R2 से, क्या हो जाएगा 1/R1 R2, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस का R2 माइनस का R1, ये R1 छोटा है, तो क्या हो जाएगा 1/R1 R2, और ये इस दफ़ा R2 से R2 कैंसिल, और R1 जो है प्लस हो जाएगा 2R1, और ये हो जाएगा 2/R2 हो जाएगा, सही है। पहला वाला, ये जब R1 बड़ा होगा तो R1 आ जाएगा, अगर R2 बड़ा होगा तो R2 आ जाएगा, सही है। ठीक है, अब हम लोग इस इंटीग्रल को अगर